चलो देखो, फर्स्ट हेडिंग राजे आज का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ एक टर्म्स जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आएगा राजे सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अगर मैं बोलता हूँ कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन गया तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? सॉलिड से लिक्विड बनना किसी सब्सटेंस का, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसे? मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस। तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? लिखो, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस changes into a liquid on heating। ये काम जो होगा राजे सिर्फ और सिर्फ हीट करते हुए हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। और मेल्टिंग के लिए एक और दूसरा वर्ड आ जाता है बेटे, जो मैं कॉमनली चैप्टर में यूज़ करने वाला हूँ, उस वर्ड को बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो मेल्टिंग का सिनोनिम मतलब एक और वर्ड क्या हो सकता है? फ्यूजन। ठीक है, बहुत मतलब आगे जाके मैं वर्ड यूज़ करूँगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपको पता होना चाहिए फ्यूजन का मतलब क्या है। ठीक है, चलो तो एक डेफिनेशन आ जाती है, जैसे 0 डिग्री की मैं बात करूँ, पानी के लिए हम बोलते हैं कि पानी सॉलिड आइस से लिक्विड बनना शुरू होता है एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या कहलाता है यहाँ पे? वी कॉल इट एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which a solid substance melts and changes into liquids, melts and changes into a liquid at atmospheric pressure। ठीक है, इसका मतलब राजा ये है कि मैं बाहर का टेम्परेचर फिक्स कर रहा हूँ, सॉरी बाहर का प्रेशर फिक्स कर रहा हूँ 1 atm। और 1 atm यूजुअली पता है किसी को कहाँ पे होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कैसे मतलब? अच्छा ऐसा होता है राजे कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ना, प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जैसे अगर मैं शिमला में बैठ के या मैं और ऊपर चला जाता हूँ, चलो जो ऑल्टीट्यूड है अगर वो बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो मेरी चीज़ ज़्यादा जल्दी मेल्ट होती है, ज़्यादा जल्दी उबल जाती है, मतलब बॉयल हो जाती है। वैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स करके चल रहा हूँ, गर्मी नहीं ज़्यादा होती वहाँ पे अभी करते हैं डिस्कस। बट 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब बाहर का जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको मैंने फिक्स करके ही टेम्परेचर को देखना है। ठीक है, तो मैं अगर
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर रहा हूँ तभी मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल लूँगा, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी कर सकता है बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। कि अगर मैं शिमला में पानी बॉयल करूँ और अगर मैं गोवा में पानी बॉयल करूँ तो हो सकता है उनके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाए, किस पॉइंट पे वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ फिक्स करनी है। मेरे को हमेशा जब मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है मुझे किस पे डिफाइन करना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। हाँ 180 यूनिट होता है इसका ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयरन सॉलिड चीज़ है बट वो मेल्ट हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। वैक्स मतलब मोम जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेल्ट हो जाता है, और जो तुम्हारा वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेल्ट हो जाता है, आइस मतलब। डन, चलें आगे। अब देखो, इससे जैसे मैंने भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया आपके साथ कि आइस का है स्पेसिफिकली 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का है 63 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का है बेटे एग्जैक्टली होते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बेसिस पे क्या मैं इन सब की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जज कर सकता हूँ कि कौन सा पार्टिकल, मतलब किस केस में पार्टिकल ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड हैं। वाटर के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ी और वो अपना फेज चेंज कर गया या स्टेट चेंज कर ली उसने। वैक्स को मैंने थोड़ी ज़्यादा हीट दी तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। आयरन को मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ी तब जाके उसकी स्टेट चेंज हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटेड टू योर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जितना कम मेल्टिंग पॉइंट उतनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड है। वो आगे हम सीखेंगे कैसे। अभी के लिए बात अपने पास एक फैक्ट लिख लो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ melting point of a substance is a measure of force of attraction between particles of matter. Greater the melting point, greater will be this force of attraction. ठीक है बेटा।
लिख लिया अरिहंत? यस सर। ओके। सर वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट बता दो सर एक बार। किसका? वैक्स। वैक्स का राजा 63 डिग्री है। ओके सर। 63 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया राजा सबने? अब एक बात समझो, वापस से इस डायग्राम पे चलते हैं जो हमने कल शुरू किया था। देखो बेटा, हमने इसमें ये बात सीखी, या उस टाइम पे हम ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, आइस जो है वो पानी बनना शुरू हो गई है, बट मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी वो 0 डिग्री था जब वो आइस था, पानी जब मेल्ट हो रहा है तब भी वो 0 डिग्री है, लेकिन मैं तो बाहर से कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर में तो चेंज आना चाहिए। तो मेरी वो हीट एनर्जी कहाँ गायब हो जाती है, उसको समझेंगे। जैसे इसके लिए वर्ड आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट शब्द का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, कि मैंने उसको हीट प्रोवाइड करी लेकिन वो हीट कहीं ना कहीं छुप रही है, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो वो हीट कहाँ गायब हो जाती है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लिखो राजे यहाँ पे, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग temperature of the substance does not change. However, we are continuously supplying it with heat energy. Then, where did this energy go? ये सवाल आ जाता है, where did this energy go? अगर मैं उसको continuously हीट सप्लाई कर रहा हूँ लेकिन उसका टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो मेरी एनर्जी कहाँ गायब हो रही है, उसके बारे में लिखो। When a solid substance is heated, आंसर है, ठीक है, एक तरीके से इसका। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी रादर इसका एक क्वेश्चन है। आंसर इज व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, पॉइंट्स बना लेना बेटा, ठीक है। There is an increase in डैश एनर्जी। अब डैश में क्या आएगा आपने बताना है मुझे, कौन सी एनर्जी में बढ़ रही है उसकी। व्हाट डू वी कॉल दिस एनर्जी, जो कि, हाँ वेरी, जो कि पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। सो वी कॉल दिस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा बट, if you are increasing the kinetic energy, what will be the result? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में आ गए हैं, ज़्यादा अच्छे से वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट आपने यही लिखना है, लिखो बेटा सेकंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट, as a result, particles will start vibrating
vigorously. विगरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट नेचर में, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ, ऐसे लिखना, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड gain enough kinetic energy to overcome the strong force of attraction holding them in fixed positions. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना शुरू कर देगा, और जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई वहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। सर एक क्वेश्चन है, 2 मिनट बचे। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया तो जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। हाँ बेटा बोल। सर अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब वो भी काइनेटिक एनर्जी जो हीटिंग से मिलती है वो भी तो लिमिटेड ही होगी ना सर। नहीं, लिमिटेड क्यों होगी, आप कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते रहो, एक पॉइंट आएगा जिसमें उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि वो अपना फेज चेंज करके सॉलिड से लिक्विड बन जाए। नहीं अब सर तुम वो उसको आ गए उसके बाद आपने तुम उसको दोबारा काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, मतलब तुम उसको दोबारा हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उसका फिर से फेज चेंज हो जाएगा लिक्विड टू गैस में। सर लेकिन अगर कोई मतलब अगर हमने काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दी तो काइनेटिक एनर्जी कुछ देर में रन आउट कर जाएगी, तो अपने आप ही अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा जो रूम टेम्परेचर पे है वो। हाँ, तो कंडेंसेशन हो जाएगी बेटे, फिर से फेज चेंज हो जाएगा। मान ले तूने गैशियस स्टेट में बना दिया, वेपर बन गए उसके, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड लूजिंग ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो वेपर स्टेट फिर से लिक्विड हो जाएगी। अगर वो फिर से अपनी काइनेटिक एनर्जी छोड़ रही है, लूज हो गई, वो लास्ट में आगे वो लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगी। ये फेज चेंज होता रहेगा बस। सर जो H2O है वो अपने रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट पे होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना सर। रूम टेम्परेचर कितना होता है तनिष, लिख पाया था मैंने, व्हाट इज द 32 आइडियल रूम टेम्परेचर। 32 या 37। 27 होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेट होनी चाहिए वाटर की बेटा, वाटर वर्ड नहीं है, स्टेट पूछा है, स्टेट क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है अरिहंत। सर तो एयर में है कैसे सर वेपर्स। बेटे वो वेपराइजेशन का अलग कंसेप्ट है, मतलब इवेपोरेशन की वजह से ह्यूमिडिटी वर्ड आ जाता है उसके लिए ना। सर लेकिन रूम एयर टेम्परेचर पे तो हैज, वो वाटर होता है, हाँ जी तो वो बेटे अभी इवेपोरेशन पढ़ाऊंगा ना, उसमें समझाऊंगा जो वेपराइजेशन हो रही है, वाटर वेपर जो बन रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं इवेपोरेशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर वेपराइजेशन, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि लिक्विड टू गैस बना 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो प्रॉपरली वर्ड है वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। बट जो काम रूम टेम्परेचर से, मतलब जो काम 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है, उसके लिए दूसरी टर्म यूज करते हैं, वो होती है इवेपोरेशन। जो तूने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है कि जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें क्यों वाटर वेपर एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो वाटर वेपर जो बना वो बॉइलिंग से नहीं बना, वो वाटर वेपर बन रहा है इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे तुमने बचपन से ही तुम देखते आ रहे हो, रात को मैंने अपना बाहर फर्श धोया, सुबह तक वो पानी सारा गायब हो गया था, वो पानी कहाँ गायब हुआ होगा, इवेपोरेट हो गया, लेकिन मैंने बॉईल तो नहीं किया उसको, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं प्रोवाइड किया, वो सारा काम कब हुआ है, रूम टेम्परेचर के ऊपर।
32-35 डिग्री टेम्परेचर पे मेरा रात को अगर टेम्परेचर रहा होगा, उस पर भी इवेपोरेशन मतलब उस पर भी फेज चेंज हो गया है, उस पर भी स्टेट लिक्विड से गैशियस बन गई है। तो जब ये वाला फिनोमिना आता है उसको हम वर्ड वेपराइजेशन ना बोल के वर्ड इवेपोरेशन बोल देते हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक है बुक का, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिख लो रजे। as force of attraction weakens, interparticle space increases, interparticle space increases, and there is a change of state from solid to liquid। ठीक है, आया बेटा। ये ना जनरलाइज्ड रहेगा, मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा ये चीज, बट इट इज अ जनरलाइज्ड वे कि आपकी गैस लिक्विड टू गैस कैसे हो रहा है, उसमें भी आपने सेम पॉइंट से लिखना है। लिक्विड टू गैस में भी सेम चीज हो रही है, ठीक है। अगेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यू आर प्रोवाइडिंग इट विद हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, force of attraction decreases, interparticle space increases, and there is a change of state from liquid to gas। फिर फ्यूजन वर्ड नहीं आता बेटे, फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अभी वो अगला प्रोसेस का नाम वही लिख रहे हैं हम, नया प्रोसेस जो लिख लिया अरिहंत बेटे आपने सारा? क्या सर, लिख लिया सर ये तो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, व्हेन यू हैव अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस के लिए चेंज ऑफ फेज का नाम आ जाता है बेटे वेपराइजेशन, वी कॉल इट एज वेपराइजेशन, ठीक है। लिखो रजी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच a liquid substance changes rapidly into a gas at atmospheric pressure, अच्छा नहीं अभी इसमें मत मेंशन करना, is called vaporization। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होती है उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग, ठीक है। वेपराइजेशन का दूसरा नाम भी लिख लो रहे, और बॉइलिंग। साइंटिफिक टर्म वेपराइजेशन है, कॉमन टर्म बॉइलिंग है उसकी, ठीक है। 2 मिनट में आता हूँ, इतने डेफिनेशन लिख लो टेम्परेचर वाली। द टेम्परेचर एट विच, सेम वर्डिंग्स आ जाएगी, बस वहाँ लिक्विड टू गैस कर रहे हैं। लिखो पीछे से देख के, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट की लिखी थी ना, उसको ही बॉइलिंग पॉइंट की चेंज कर लो।
लिखो द टेम्परेचर at which a liquid substance becomes a a gaseous substance at 1 atm, 1 atmospheric pressure, is called boiling point of that substance. ठीक है, वही वाली बातें आएंगी, मैं दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ, बट ध्यान रखना कि जिसका जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुआ, ये चेंज कर दूँ अरिहंत, लिख लिया बेटे आपने? हैव यू रिटन दिस पार्ट? यस सर। उसके लिए शॉर्ट हैंड लिख लो बेटा, चेंज ऑफ फेज कैसे हो रहा है? सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एरो अपवर्ड्स बना लो। टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज हुआ? अरे सीधा फोर्स पे आ गए, क्या चेंज होगा या क्या बढ़ेगा? तुम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी किसको कम या ज़्यादा करवाएगी? अभी सीधा इंटर पार्टिकल स्पेस, डिफ्यूजन वर्ड नहीं आएगा। यार तुम क्या बातें अभी पढ़ा के हटाऊं मैं? मोशन को बढ़ा काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, बढ़ा देगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर वो बढ़ेगी तो, नहीं कम कर देगी फोर्स कम ऑफ कर देगी। अट्रैक्शन को अगर अगर वो काइनेटिक बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये डिफ्यूजन कहाँ से आ गया बीच में? पूरे दिन में मैंने डिफ्यूजन वर्ड का नाम लिया है, दिमाग घर रखा आता है जब पढ़ने आता है यहाँ पे? ध्यान दे थोड़ा सा तनिष, कर क्या रहे तू? पिछले में ये पॉइंट्स मैंने बोला भी कि ये चीज़ रिपीट होगी, तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स। तो पहले जब मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली ऑलरेडी रजय, उसके बाद क्या बोला मैंने? इट विल हेल्प इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है तो उससे क्या होगा, सॉरी कम हो गई है तो उससे क्या होगा? इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases, and because of this interparticle space increases. और अगर इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ गया है तो स्पेस स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से गैस बन जाएगा। ठीक है, डन। अगला प्रोसेस लिखो बेटा, ऑपोजिट चल रहे हैं। अगला प्रोसेस है आपका जब लिक्विड बन जाता है गैस से, तो उसको क्या बोलते हैं?
process is when gas बॉइलिंग, changes into liquid. ऑलरेडी गैशियस था बट लिक्विड हो कंडेंसेशन, गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन. द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. लिखें इसके बारे में. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फेज. लिख लो. द प्रोसेस ऑफ change of gaseous substance into liquid is called condensation. ठीक है, इसके साथ लिख लेना, ये बात मिस हो गई. into liquid on cooling. ठीक है. तो अब इसके केस में सब कुछ उल्टा हो रहा है. पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, कूल करने पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. शॉर्ट हैंड लिखें प्रॉपर लिखें बताओ? शॉर्ट हैंड लिखवा दूं, समझ लोगे? पर स्टेप बाय स्टेप चलना, खुद याद करके सारी बातें. सबसे पहले क्या हुआ बताओ बताओ? टेम्परेचर कम हुआ. वेरी गुड. सबसे पहले हमने टेम्परेचर को कम कर दिया. अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या कम हुई? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कम होएगी? बढ़ेगी. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस देन देयर इंटर पार्टिकल स्पेस. वेरी गुड. देन देयर इंटर पार्टिकल स्पेस विल डिक्रीज. और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया है तो वो सॉलिड सॉरी गैस से लिक्विड बन जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी. ठीक है. डन. चलें आगे. लास्ट प्रोसेस है बेटा, लिक्विड टू सॉलिड चेंज. कर दूं अरिहंत चेंज? स्क्रीन चेंज? यस सर. लास्ट प्रोसेस है बेटा फोर्थ, जब लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन जाती है. तो लिक्विड से कोई चीज़ जब सॉलिड बनती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम. फ्रीजिंग. फ्रीजिंग कहते हैं उसको. कोई भी चीज़ जब लिक्विड से सॉलिड बनती है तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं. लिक्विड डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ change of state of a liquid substance into solid upon cooling. into solid on heating, sorry on cooling, Cooling. is called freezing. ठीक है बेटा. चलो चौथी बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्या चीज़ बढ़ रही है? टेम्परेचर कम हो रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो रही है. कम हो रही है. और देयर विल बी अ चेंज ऑफ
सॉलिड। सॉलिड। याद रहेगा ही, 4 बार आ गया, किसी भी एक फॉर्म में पूछा जा सकता है। रादर आइदर इन योर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है सर मतलब यही आएगा ना सर कि क्वेश्चन एक बार सर फ्रेम करके बता दो सर। क्वेश्चन ये फ्रेम होगा बेटा कि यू आर applying, you are providing temperature to a substance, you are continuously heating it, but still the temperature of the substance does not rise. Why does that happen? Number one. Number two, ये question आ सकता है कि what happens during the change of state of a substance from solid to liquid? तो वो सारी आपने कहानी ऐसे बतानी है। ठीक है, प्रोसेस का नाम, प्रोसेस में क्या हो रहा है, और अभी जो लेटेंट हीट के बारे में पढ़ाऊंगा वो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो इसमें। और सर ये भी ऐसे पूरा अच्छे से बनाना है टेम्परेचर का फॉल एंड ये सब अच्छे से। ये बनाना नहीं है बेटा, ये लिखना है पॉइंट्स में, वर्ड्स में लिखना है इस चीज को। ये ओके वाली चीज वर्ड्स होने चाहिए तुम्हारे, रादर देन मेकिंग दिस ओके सर। अप 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 एरो डाउन एरो, इसकी वजह अपवर्ड्स एरो डाउनवर्ड्स एरो नहीं बनाने, प्रॉपर आपने वहाँ पे लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 3 नंबर में आ सकता है सवाल। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तनिष बता बेटा, अगर सॉलिड टू लिक्विड गया, प्रोसेस का नाम क्या हुआ? Process will be melting. Okay. Melting को कुछ और भी कहते हैं सर अगर आ गया सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग, व्हाट इज द पॉइंट एट व्हिच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड कॉल्ड, तो उसमें तब हमें भी फ्रीजिंग ही फ्रीजिंग लिखना पॉइंट है या होगा। मेल्टिंग? नहीं नहीं, फिर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता पॉइंट तो सेम है सर, नाम क्यों डिफरेंट है। दे रखे? नाम नाम डिफरेंट हो गया राजे। क्या कह रहे हैं, कुछ बोला तूने? सर की पॉइंट तो सेम है सर, नाम डिफरेंट में दे रखे हैं सर। पता नहीं बेटा, साइंटिस्ट से पूछ के आ। अभी के लिए बेटा ये चलो आगे लिखो, मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन। ओके, बट अरिहंत अगर आप वहाँ पे उसको मेल्टिंग पॉइंट भी लिख दोगे ना तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। लिक्विड को क्या बोलेंगे, लिक्विड टू गैस को? बॉइलिंग। वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग, वेपराइजेशन स्लैश बॉइलिंग। ठीक है बेटा, गैस टू सॉलिड, सॉरी गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। ठीक है, एक और इसमें एडिशनली लिख लो बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं उसके बारे में, बट क्योंकि टेबल ये ग्राफ फ्लो चार्ट सा बना रहे हो तो डायरेक्टली ये भी लिख लो। जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है उसको बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन, और जो गैस से वापस सीधा सॉलिड बन जाता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये भी ऐड ऑन कर लो इसमें। If it is turning directly from solid to gas, it is sublimation, and if it is turning directly from gas to solid, it is deposition. Deposits हो जाते हैं। डन सर। सर एक बार सर ऊपर की, यस सर, ओके सर, डन सर। चलो लिखो बेटा, अगली डेफिनेशन लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब हमने जो बात करी, मैंने उसको हीट सप्लाई करी कॉन्टिन्यूसली, बट उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, तो वो टेम्परेचर या वो हीट एनर्जी छुप गई है कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखो। सबसे पहले आएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का अपने आप में मतलब होता है हिडन। लेटेंट इज हिडन। लिखो, इट इज दैट हीट, इट इज दैट हीट एनर्जी which is responsible for change of state of a substance। ठीक है। लेटेंट हीट वो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है जिसकी वजह से चेंज ऑफ स्टेट होती है। फ्यूजन के लिए स्पेसिफिकली मतलब जो साइंटिफिक डेफिनेशन है इसकी वजह वो क्या होगी, लिखो। साइंटिफिक डेफिनेशन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of a solid is defined as the heat energy in joules। ये हीट का एनर्जी का यूनिट होता है बेटे, जूल्स ना। इन जूल्स required to convert required to convert 1 kilogram of solid into liquid without any change in temperature। at 180। ठीक है, इस केस में भी रहते हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स रखेंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक एडिशनल बात लिख लो, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वो भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg। joules per kg। हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे। अरिहंत हो गया बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड कर दूँ। डन सर, डन सर। ओके।
इससे रिलेटेड एक सवाल बताओ चलो मुझे। मेरे पास ठंडा पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे और मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमने पढ़ लिया है ना कि वाटर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने अपने दूसरे पानी को ठंडा करना है, मतलब 3 ग्लास है मेरे पास, इसको पिक्चराइज ही कर लेते हैं हम। 3 ग्लासेस है, पेन कहाँ गया, देख पेन रखा है क्या मैंने कहीं? मेरे पास 3 ग्लासेस है राजे। एक ग्लास के अंदर पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक ग्लास में नॉर्मल पानी है, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस पे रख लो चलो। और एक ग्लास में मेरे पास आइस है, प्रॉपर आइस एज एन आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाली। तो मैं इस आइस को इस पानी के अंदर मिक्स करूं या मैं इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को इसके अंदर मिक्स करूं, किसके अंदर ज़्यादा अच्छी कूलिंग हो पाएगी? कि कौन मेरे इस 32 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ज़्यादा जल्दी ठंडा करेगा? आइस करेगी, है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन तो कहती है आइस करेगी। सर सेम, दोनों सेम ही करेंगे सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इफेक्ट सेम होना चाहिए, बट एक्चुअल में आइस ज़्यादा अच्छा से ठंडा करती है। तो आइस अच्छे से ठंडा क्यों कर पाती है, उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है? काइनेटिक एनर्जी वर्ड सही नहीं है बेटे यहाँ पे। सर अब मैंने इसमें तुमको सर जो डेफिनेशंस पढ़ा दी हैं, डेफिनेशन अप्लाई करके देखो इस पे। इसके पास क्या एक्स्ट्रा चीज है, इसके पास वो चीज नहीं है क्या? सर इसके पास सर काइनेटिक एनर्जी क्यों वर्ड है यूज सर, कर इस रहे हो पर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी है सर, आइस के पास नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सही शब्द नहीं है। जो मैं शब्द तुमसे सुनना चाहता हूँ वो है लेटेंट हीट। किसके पास लेटेंट हीट आ चुकी है? पानी के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे या आइस के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे? नहीं। अगर आइस के पास लेटेंट हीट आ जाती बेटे तो उसका स्टेट चेंज हो जाता, वो आइस पानी बन जाती। तो अभी ये आइस सॉलिड ही है 0 डिग्री पे, इसका मतलब इसके पास अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं आई। लेकिन ये वाला जो पानी है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो चुका है, आइस से वो लिक्विड बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ चुकी है। इसके पास कम हीट एनर्जी है, इसके पास ज्यादा हीट एनर्जी है। कौन सी हीट एनर्जी? जो छुपी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही, मतलब लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कौन बेटर ठंडा कर पाएगा? आइस कर आइस। पाएगी, क्योंकि इट इज येट टू टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वो हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ से लेगा? वो लेगा इस 32 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से। वो इससे हीट एनर्जी ले लेगा। तभी मैं ग्लास के अंदर जब बर्फ डाल देता हूँ, पानी मतलब पानी के ग्लास के अंदर बर्फ डाल देता हूँ, पानी वो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है। वो क्यों मेल्ट हो रही है? मैंने अपनी तरफ से तो कोई हीट नहीं दी उसको। तो उसने क्या किया, उसने इस सब्सटेंस की हीट लेना शुरू कर दिया और खुद उसका स्टेट चेंज हो गया। अब वो मेल्ट होके सारा का सारा पानी बनने का ट्राई कर रही है। समझ आई बात? लिखो इसको चलो क्वेश्चन को। वाई, ऐसे लिखना, वाई ice at 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है why ice at 0 डिग्री सेल्सियस cools better than water at 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम आइस को अपने हाथ पे रखते हैं वो मेल्ट हो जाती है। यस सर। तो वो क्यों मेल्ट होती है? क्योंकि वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर रही है। सर मेरे को ना अच्छे से लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर। बेटा ये जो नॉर्मल हीट और हम्म, समझ नहीं आया सर इसमें। बेटे लेटेंट हमने शब्द उसको मतलब एक डेफिनेशन बना ली लेटेंट शब्द से, मतलब है हिडन।
मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसको हीट करे जा रहा हूँ, बट उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो वो टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा? क्योंकि उसका जो हीट एनर्जी है वो सारी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है चेंज ऑफ स्टेट के लिए। समझा? यस सर। हम तो हीट प्रोवाइड करे जा रहे हैं बाहर से, मैंने तो नीचे उसके आग लगा रखी है, बट उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। क्यों नहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा? क्योंकि मेरी दी हुई एनर्जी कहीं ना कहीं छुप गई है, कहीं ना कहीं खो गई है, और जो एनर्जी सारी की सारी गायब हुई है चेंज ऑफ स्टेट के लिए, मैंने उसको नाम दे दिया लेटेंट हीट। ठीक है? यस सर। सर वो काइनेटिक एनर्जी बन गई ना, मतलब वो लेटेंट लेटेंट हीट। हीट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हो रहा है। हमने तो हीट दी अपनी तरफ से, लेकिन पार्टिकल्स के लिए वो काइनेटिक एनर्जी बन समझ गई। गया सर, ओके सर। लिखो, आंसर इज ice at 0 degree Celsius is effective in cooling better than water at 0 degree Celsius because ice does not have latent heat of fusion whereas water at 0 degree Celsius has this latent heat already. Therefore, ice can take up this latent heat from surroundings leaving a better cooling effect. ठीक है? तो अब उसको अपनी स्टेट तो चेंज करनी है, तो वो स्टेट चेंज करने के लिए क्या करेगी? साथ वाली सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देगी, और कौन सी हीट लेगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है? इसलिए वो बेटर कूलिंग कर पाती है, और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बेटर कूलिंग नहीं कर पाता। डन। अगला लिखो रज, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं आप इसे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा? अगेन it is that heat because of which there is a change of state from liquid to gas. टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, लेकिन मेरा चेंज ऑफ फेज हो गया लिक्विड से गैस में, तो वी कॉल दैट स्पेसिफिक हीट एनर्जी एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है? तो मैं सीधा डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इसकी, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या होगी वो?
latent heat of vaporization is, सी के साथ लिख रहा हूँ, is the quantity of heat energy, the quantity of heat energy in joules required to convert 1 kilogram of 1 kilogram of liquid substance into a gaseous substance at 1 atm without any change in temperature. ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख लो एक. Latent heat of vaporization of water latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 to the power 5 joules per kg. मतलब अगर मुझे 1 किलो पानी को पूरा का पूरा फेस चेंज करके गैस बनाना है तो मुझे एटलीस्ट इतनी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी. ठीक है, बना लो नोट्स बेटा साफ साफ. चलें आगे. अब एक Yes, सवाल sir. आ जाता है कि अगर मेरे हाथ पे पानी गिर जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, या स्टीम के आगे मेरा हाथ आ जाए विच इज़ अगेन एट 100 डिग्री सेल्सियस, विच विल कॉज मोर सिवियर बर्न्स. किसकी वजह से मेरा हाथ ज़्यादा जलेगा, वाटर की वजह से या स्टीम की वजह से? बट बोथ आर एट T. 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर की वजह से क्यों होगा? वाटर की वजह से, चलो तुझे क्या लगता है? तनिष, वाटर. आर्यन तुझे क्या लगता है बेटे? वेदर इट पता शुड बी नहीं वाटर और स्टीम. सर, शायद स्टीम. शायद स्टीम. चलो मैं तुमको बता देता हूँ, आंसर स्टीम है. अब रीज़न सोचो, वाई इट शुड बी स्टीम एंड वाई इट शुड नॉट बी वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सवाल है ना, तो सोचो क्यों, कौन ज़्यादा सिवियर बर्न्स कॉज कर पा रहे हैं? आंसर है स्टीम. पर स्टीम क्यों ज़्यादा कॉज कर रही है? क्यों ज़्यादा जल्दी हाथ जल रहा है मेरा स्टीम के अंदर? सर क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है सर, मतलब सर उसमें अभी फिर भी अभी भी काइनेटिक एनर्जी वर्ड को छोड़ोगे नहीं तो लेटेंट पीछे पड़ हीट भी जाओगे. उसमें सर मतलब क्योंकि वाटर का फेज चेंज हो चुका है, वाटर की स्टेट चेंज हो लेटेंट चुकी हीट है ज़्यादा गैस है. में. क्या उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है? क्या स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी? होनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी वो चेंज होगा, इसका मतलब उस पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है। तो ज़्यादा एक्चुअल में गर्म कौन हुआ? स्टीम, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा जलाएगा। इट विल कॉज मोर सिवियर बर्न्स। समझ आया सवाल? लिखो, क्वेश्चन बनाना। Which thing will cause more severe burns? Water at 100 degrees Celsius or steam at 100 degrees Celsius? Answer is steam at 100 degrees Celsius will cause more severe burns because it already contains latent heat of vaporization. ठीक है? Because this already contains latent heat of vaporization. This additional heat causes more severe burns. बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो चीज़ ज़्यादा गर्म है, जिसका टेम्परेचर कम है वो चीज़ कम गर्म है। लेकिन जब टेम्परेचर ही सेम हो गया, उस केस में कौन ज़्यादा अच्छे से जला सकता है किसी चीज़ को? वो जिसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। चलो, Done, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिखो रजे, sublimation and deposition. Next heading is sublimation and deposition. Sublimation में क्या होता है रजे? The process of change Of solid of substance, solid into gas directly, हाँ जी, solid like camphor. substance into a liquid substance, sorry, into a gaseous substance directly without undergoing, या without लिख सकते हैं लाइन, without undergoing a liquid state is called sublimation.
और इसका उल्टा क्या पढ़ा है हमने, डिपोजिशन। खुद लिखोगे वाली डेफिनेशन डिपोजिशन वाली, बस चेंज हो जाएगा इसमें वर्ड्स जो है ना, ये सॉलिड वाला गैशियस, और ये जो गैशियस वाले है चेंज हो जाएगा सॉलिड। बस ये डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, खुद लिख लो। डिपोजिशन विल बी the process of change of a gaseous substance into a solid substance directly without undergoing a liquid state is called sublimation, is called deposition. लिख लो। वे आपको कभी भी मतलब कुछ लिक्विड नहीं दिखेगा। डन। एक सवाल इससे रिलेटेड जो बनता है मैं पूछ लेता हूँ। तुमने अपने घरों में मम्मियों को, जो मम्मियाँ ट्रंक में कपड़े रखती हैं नैफ्थलीन बॉल्स, विंटर के बाद, तो उसमें हम आम भाषा में बोल देते फिनाइल की गोलियाँ। फिनाइल नैफ्थलीन की गोली बॉल्स। नहीं होती, वो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं, दैट्स द साइंटिफिक नेम, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, बट जब हम अगली सर्दियों में वही कपड़े दोबारा निकालते हैं वो बॉल्स नहीं हमें दिखती कभी भी, वो गायब क्योंकि हो सर जाती है, सब्लिमेशन हो जाती है। क्योंकि इन बॉल्स की सब्लिमेशन हो जाती है। सेम बॉल्स, सेम नैफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड इन योर यूरिनल्स और इन योर टॉयलेट्स। जब हम यूरिनल के अंदर उन बॉल्स को डाल देते हैं, वो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं, 4-5 हफ्तों के बाद आपको वहाँ कोई कुछ सब्सटेंस नहीं दिखता, तो वो कहाँ जाती हैं, दे ऑल्सो गो एंड दे ऑल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। हाँ, लिक्विड इसमें भी नहीं बनेगा। हाँ, जो तुम्हारा बड़ा फेमस नहीं है, नाम भूल रहा हूँ, एयर से तो है ये, जो सबसे पहले ओडोनिल, ओडोनिल आता था, जो ओडोनिल क्या एक्चुअल में सब्लिमेशन ही करता है। स्वीट स्मेलिंग एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, ठीक है। चलो, रस तो कैम्फर भी है। कैम्फर भी एक और एग्जांपल हो सकता है। कैम्फर का मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश में? कपूर। कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं तो क्या वो पीछे लिक्विड छोड़ के जाता है? नहीं, सीधा उसकी गैसियस स्टेट बनती है। अगर लिक्विड छोड़ रहा है इसका मतलब नकली कंपनी का कपूर है, अच्छी कंपनी का होगा तो डायरेक्टली ही गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और इसका और एग्जांपल्स भी हैं, लिख लो, एग्जांपल्स लिख लो। जैसे सबसे पहले एग्जांपल एक जो मैंने बताया वो था नैफ्थलीन बॉल्स। एग्जांपल्स आर नैफ्थलीन बॉल्स, NaPH। सर सही में नहीं होता क्या सर? क्योंकि सर कैम्फर तो उसकी तो सब्लिमेशन तब होती है जब उसे ऐसे आप हवा में छोड़ दो सर, वो अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगा, गैस में हो नहीं जाएगा नहीं सर बेटे, वो। जलाना पड़ेगा। कपूर को तो जलाते हैं तब होती है उसकी सब्लिमेशन। सर वैसे भी हो जाती है सर। नहीं नहीं, वैसे नहीं होती, जलाना पड़ेगा आपको उसको। मैंने एक बार देखा सर, मैंने अपनी पॉकेट में रखा था सर, उसके बाद में उसे वहीं भूल गया था, बाद में देखा गायब था सर। अच्छा पता नहीं बेटा, हो या तो फिर जाएगा। गिर गया होगा। हाँ ये वही हो सकता है, बट जलाओगे तो ही आपको उसकी सब्लिमेशन दिखेगी, सर क्योंकि लेकिन ये हीट तो मेल्ट नहीं देनी होते। पड़ेगी ना बेटा। हीट एनर्जी जब तक नहीं दोगे तब तक सब्लिमेशन कैसे होगी? पड़े पड़े तो नहीं होगी। नैफ्थलीन के केस में वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तब चेंज हो रही है उसकी सर फिर सब्लिमेशन। कैम्फर मिलता कैसे है सर? क्या कह रहे हो बेटा? सर कैम्फर मिलता कैसे है सर फिर? क्योंकि कहीं पे भी थोड़ी तो मतलब अगर सर वैसे मिलता कैसे सर कैम्फर? बेटे रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे भी ना, कैम्फर बनाते कैसे हैं। अभी के लिए सब्सटेंसेस के नाम लिख ले। नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, एक होते हैं बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिख लो, और अमोनियम। सर जैसे आप कह रहे तो फिर तो एक होता है सर बिटुमिनस कोल, वो भी फिर मेरे ख्याल पूरा कार्बन ही होता है सर, मेरे को पता नहीं सर, लेकिन शायद पेट्रोल भी है सर ऐसे तो। हाँ तो पेट्रोल को भी उनकी जलाने पे सर वो उनकी बिल्कुल ही। उनकी उनकी फैक्टरल डिस्टिलेशन होती है राजे, उसमें सब्लिमेशन वर्ड नहीं आता। उसकी डिस्टिलेशन समझ करवाते नहीं हैं, आया। उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेस है। ये सर वो तो हो जाती है सर, लेकिन उसके बाद जब आप उसे जलाओगे सर पेट्रोल या किसी भी चीज को, वो तो अपने आप ही हो जाएगा ना सर, या फिर आप पेट्रोल को भी खुले में छोड़ दोगे सर? पेट्रोल क्या है? तो मैं तो सॉलिड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड के लिए हम क्यों
डिस्कस करें। सब्लिमेशंस तो सॉलिड की होगी ना, अगर लिक्विड टू गैस बन रहा है तो वर्ड क्या आएगा फिर? सर लेकिन पेट्रोल बिना 2 मिनट हीट। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे तू जला रहा है उसको। सर लेकिन मतलब बिना हीट दिए वो हो जाता है सर, नाफ्थलीन बॉल्स अच्छा, भी। वो कैसे होता है सर, वो गायब एक बार कैसे ना होता है फिर से ये नाफ्थलीन वाली बॉल्स की तरह? ये वाली चीज़ ना मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। अगर मैं कपूर को डायरेक्टली ना जलाऊं, मैं नीचे से उसको हीट करूँ एक प्लेट के ऊपर रख के, क्या उस केस में भी कपूर सब्लिमेशन शो करेगा? ये चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ। नाफ्थलीन के केस में अगर हम बाहर से हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, क्लोराइड है, इसको ठीक कर लो। अमोनियम क्लोराइड के केस में भी बाहर से हीट करोगे तो डेफिनेटली उसका फेस चेंज हो जाएगा। कपूर के लिए बेटे मैं कंफर्म कर देता हूँ तुझे कि मैं कपूर को बाहर से अगर हीट करूँ क्यों, तो क्या तब भी वो सब्लिमेशन शो करेगा? और सर नाफ्थलीन बॉल्स में यही होता है सर, वो अपने आप मतलब नहीं सर, मेरे को ये समझ नहीं आया फिर हाँ पेट्रोल कैसे गायब नहीं, होता है दोनों सर? चीज़ें हो जाएंगी ना। हाँ बेटा। सर फिर पेट्रोल कैसे गायब होता है सर? पेट्रोल को भी अगर हम ऐसे छोड़ दें या किसी भी केरोसिन प्रोडक्ट को मेरे हिसाब से, तो गायब हो जाएगा। बेटे इसका आंसर ये है कि पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सराउंडिंग से हीट लेके फटाफट इवेपोरेट हो जाएं। आई एम नॉट यूजिंग सर द वर्ड मतलब वेरी। बात। बात खत्म होने दे, पहले बोलने दे मुझे। जैसे तुम्हारे कोविड के टाइम पे तुमने हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ किए हैं, जब तुम हैंड सैनिटाइजर को हाथ पे रगड़ते हो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, बिकॉज अल्कोहल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। मम्मी की नेल पॉलिश रिमूवर जो है, अगर उसकी शीशी खुली रह जाए थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाएगी, बिकॉज अगेन इट्स अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब पूछ। सर अगर हम उसे कूल डाउन कर दें बहुत ज्यादा, तो पेट्रोल फिर को, हाँ, तो क्या होगा फिर? फिर भी अगर उसे बाद में उसके बाद भी खुला छोड़ दें? हाँ, तो वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वो फटाफट हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। सर लेकिन उससे ज्यादा टाइम लगेगा इस बार। हाँ, इस बार ज़्यादा टाइम लगेगा। और सर पेट्रोल सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? आइडिया नहीं है बेटा, नो और आइडिया। सर फिर पेट्रोल भी तो फिर नाफ्थलीन की तरह ही कर रहा है प्रोसेस, उसका भी तो नाफ्थलीन की तरह ही है। हाँ, सराउंडिंग से पर हीट पर लेगा, अपने आप ही हो जाएगा। पर सब्लिमेशन वर्ड नहीं आएगा ना राजू उसके लिए। फिर तो उसकी इवेपोरेशन हो गई है, क्योंकि मैंने उसको बॉयल नहीं किया एक्चुअली, बट वो अपने आप पड़े पड़े फेज स्टेट चेंज कर गए, तो वहाँ पे वर्ड इवेपोरेशन सर यूज करेंगे हम। चलो तो मतलब नाफ्थलीन भी वॉलेटाइल सब्सटेंस ही हुआ ना सर, जल्दी कैसे हीट बेटे, पकड़ता कैसे सर? हुआ या कैम्फर? नैफ्थलीन? सर क्योंकि वो भी तो अपने नैफ्थलीन आप ही रूम टेम्परेचर पे हीट जल्दी लेके। राजे, तेरे को सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा? ओके सर। नैफ्थलीन सॉलिड हुआ ना, तो वो सब्लिमेबल सब्सटेंस हुआ, सब्लाइम सब्सटेंस हुआ। बट अगर लिक्विड टू गैशियस बन रहा है तो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा। दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो बेटा। अगर सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है एट रूम टेम्परेचर तो मैं उसको सब्लिमेशन बोल सकता हूँ, बट अगर लिक्विड टू गैस बन रहा है एट रूम टेम्परेचर तो मैं उसको इवेपोरेशन वर्ड से समझाऊंगा, और आई विल कॉल दैट सब्सटेंस एज वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो जो तूने पेट्रोल का सवाल पूछा, पेट्रोल सब्लाइम नहीं है, पेट्रोल वॉलेटाइल है। डिफरेंस समझ आया बेटे? यस। तुम्हें भी समझ आया इसका? सवाल तो अच्छा था, बस पेशेंटली सुनता नहीं है थोड़ा। तो अगर डायरेक्टली कन्वर्जन हो रही है सॉलिड से गैस में तो सब्लिमेशन है, सब्सटेंसेस सब्लाइम। अगर लिक्विड टू गैस जा रहा है एट रूम टेम्परेचर तो वर्ड आएगा इवेपोरेशन, और सब्सटेंस को क्या बोल देंगे? इट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है अरिहंत, हो गया या और कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? हो गया सर। लिखो राजे, एक और ऐसे डायग्राम बना लो। ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं बेटा, और यहाँ पे जो चीज़ डिपॉजिट हो रही है इनिशियली, यहाँ पे एक सब्सटेंस था
सॉलिड सब्सटेंस, अब वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो इन्वर्टेड फनल वाला एक डायग्राम है। तो ये चीज़ अंडरगो हुई सब्लिमेशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लॉग्ड थी और ये फनल जो इसके ऊपर रखी हुई है वो ठंडी है, तो इसके ऊपर डिपोजिशन होगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है अमोनियम क्लोराइड के लिए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इस प्रोसेस को मैं बोलूँगा सब्लिमेशन, कि वो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में आ गया, हमें कोई लिक्विड नहीं दिखा। और यहाँ पे क्योंकि वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा बेटा, डिपोजिशन। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड स्टेट वी आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू गैस एंड फिर अगेन गैस इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे जो चीज़, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो सब्लिमेशन है, और ऊपर जाके जो प्रोसेस हो रहा है वो डिपोजिशन। ठीक है, एक ऐसे ही सवाल आ जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस शादियों में सर यूज करते हैं। कार्बन होता है, मतलब सर कार्बन डाइऑक्साइड होती है इससे सॉलिडिफाइड एक्सट्रीमली कूल्ड कोल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सॉलिड बन गई है, अगर मैं उसको ओपन में छोड़ूंगा तो क्या होगा? इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड सर चेंज वो बैक इनटू इट्स गैसियस स्टेट। यस ठीक है, तो एग्जांपल एक और लिख लो आप ड्राई आइस के लिए। ड्राई आइस इज योर सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। सर ऐसे तो मतलब ऑक्सीजन को भी सॉलिडिफाई किया जा सकता बेटे है। ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड बनती है पहले। जैसे कंटेनर चल के जा रहे होते हैं ना सड़क पे, तुमने पढ़ा होगा उन पे लिखा होता है लिक्विड ऑक्सीजन इनसाइड। तो ओके लिक्विड पहले ऑक्सीजन पहले लिक्विफाई होती है फिर सॉलिड बनती है, बट उसके लिए सर बहुत 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 कम टेम्परेचर करना पड़ेगा हमें। ओके सर। ठीक है, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ऑक्सीजन को मैं गैसियस से स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में बना दूं, बट हाँ डेफिनेटली लिक्विड वो ज़रूर बनती है। जो घरों में गैस सिलेंडर आते हैं, अगर तुम उसको हिला के देखो तुम्हें नीचे बेस पे उसके लिक्विड फील होता है। उसका नाम भी यही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कि जो गैस थी हमने उसको प्रेशर से एक सिलेंडर में भर दिया जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो गई है, लिक्विड सर बन एक गई। और क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। सर ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो मतलब कुछ स्टेट्स में जाते ही नहीं है। जैसे जैसे सर वो लिक्विड या गैस में थोड़ा ना जाएगी सर। क्या गैस में जा भी सकती है शायद, पता नहीं सर। वो तो सॉलिड में ही रहेगी सर, वो कैसे? हाँ बर्निंग, फिर तो बर्न होगी ना वो सीधा। अगर तुम, जैसे एक सवाल आ जाता है, अगर मैं सीधा सीधा चीनी को जलाना शुरू कर दूं, मतलब हीट करना शुरू कर दूं, तो चीनी जल जाएगी क्या, या उसका चेंज ऑफ फेज होगा? क्या होगा? तुमने कभी किया है ऐसा? चीनी को जला के देखा है कभी? क्या सर होता है? चीनी हो तो जाएगी सर उसमें, अगर मतलब काइंड ऑफ। जम जाती है ना, काली हो जाती है वो, तो उसके लिए वर्ड आता है चारिंग ऑफ शुगर। चारिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? ना वो जली, मतलब ना उसकी स्टेट चेंज हुई, बट वो चारकोल जैसा कुछ बनने की कोशिश कर रही थी। लिख लो, इफ यू हीट, लास्ट 80 के, इसके बाद क्लास एंड कर रहा हूँ, टाइम हो गया तुम्हारा। इफ यू हीट sugar crystals directly, they will turn black and the process is called, बुक में है ये एनसीईआरटी में, the process is called charring. तो आई थिंक सेम अरिहंत वुड के साथ होगा ना, अगर तुम ज़बरदस्ती उसको हीट करोगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इट विल टर्न ब्लैक। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।